आज साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले हम पुष्पा 1 की स्टोरी को शॉर्ट में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में बताया जाता है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि इसके बनाए हुए फर्नीचर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और परफ्यूम बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इन लकड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा चाइना और जापान जैसे देशों में होती है। इसलिए कुछ लोगों का ग्रुप, जिसे सिंडिकेट कहा जाता है, वो लोग लाल चंदन को इलीगली बेचते हैं, जिनसे उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस धंधे में सबसे ज्यादा जान का रिस्क होता है। आगे हम देखते हैं कि एक ट्रक के पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां लगी होती है और वो उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि पुष्पराज। साला झुकेगा नहीं। और यही हम देखते हैं कि पुष्पा उन पुलिस वालों को 10,000 की रिश्वत देता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। और यहीं पर थोड़ा सा फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले पुष्पा को फाइट करके अपनी कार में बैठा लेते हैं, लेकिन पुष्पा अभी भी अपनी रकम बढ़ाकर उन्हें 50,000 देने को कहता है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। तभी पुष्पा कहता है कि वो हर एक बंदे का 1 लाख देगा। तभी पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और पुष्पा को छोड़ देते हैं। और यहीं से सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां हम पुष्पा को देखते हैं जो कि एक मजदूर है और वो कहीं भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है जहां पर उसे ज्यादा पैसा मिलता है। हम देखते हैं कि पुष्पा का एक दोस्त भी है जिसका नाम केशव है और वो पुष्पा के इरादों से इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो उसका दोस्त बन जाता है। अब पुष्पा के तेवर राजा जैसे थे, वो किसी के भी सामने नहीं झुकता था। वो जहाँ पर मजदूरी करता था, जब उनका मालिक आता है और वो उसे सलाम नहीं करता तो मिल का मालिक उस पर गुस्सा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि पुष्पा वहाँ की नौकरी छोड़कर चले जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि पुष्पा एक खतरनाक काम करने वाला था, जहाँ पर उसे 1,000 रुपए दिन का मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसे वही काम करना होता है जहाँ पर उसे लाल चंदन की लकड़ियों को काट कर अपने मालिक तक पहुँचाना होता है, जिसका उसे 1,000 रुपए दिन तो मिलेगा, लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़े गए तो जान तक का खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी पुष्पा इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम पुष्पा और कुछ मजदूरों को देखते हैं जो उसी जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम गोविंद है और वो ऐसे स्मगलर्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है और कई ऐसे स्मगलर्स को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाला है। अब जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, सभी मजदूर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें समझाता है और वहीं पर रोक लेता है और उन्हें एक प्लान समझाता है। अब जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। जब वो पुलिस वाले अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी लकड़ी वहाँ पर नहीं दिखाई देती। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले उन्हें डराने धमकाने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उनसे कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और होता भी ऐसे ही है। सभी पुलिस वाले उनसे डरकर वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा सभी मजदूरों का लीडर बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका काम बहुत ही तेजी से चलने लगता है। अब क्योंकि गोविंद के पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं होती है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन गोविंद बहुत सारी पुलिस फोर्स और मिलिट्री को लेकर जंगल पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सारे मजदूर भाग जाते हैं। पर पुष्पा यहाँ भी अपने माल को नहीं छोड़ता और हम देखते हैं कि लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक वो जंगल की तरफ लेकर चले जाता है और एक गड्ढे में छुपा देता है और वैसे ही पुलिस के सामने आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल ले जा लेते हैं और उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करते हैं, लेकिन मजाल हो किसी की कि पुष्पा के मुंह से उप तक निकला हो, मतलब पुलिस वाले उसे मार मार कर थक जाते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। पुष्पा बोलना कभी बंद नहीं करता था। उसकी बोलती सिर्फ एक ही जगह बंद होती थी, जब उसके पिताजी की बात होती थी। और यहीं पर हमें पुष्पा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी भी उसकी माँ से प्यार करता था और इसी वजह से पुष्पा हुआ था, लेकिन वो दोनों आपस में शादी नहीं कर पाते, इसलिए सभी लोग पुष्पा को नाजायज कहते थे और यही बात पुष्पा को सबसे ज्यादा खटकती थी। अगले सीन में हमें एक वैन को दिखाया जाता है और यहीं पर हमें 3 लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहला है जॉली रेड्डी, जिसका कबाब और सवाब के बिना दिन नहीं कटता था। दूसरा है चक्का रेड्डी, जिसके तेज दिमाग की वजह से ये बिजनेस टिका हुआ था और वही इस बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रखता था। तीसरा है कोंडा रेड्डी और ये दोनों का बड़ा भाई है और यही इस गैंग का लीडर है और पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता था। जो लकड़ियों को पुष्पा ने छिपाया है वो कोंडा रेड्डी की है।
अब जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि एक मजदूर ने उन लकड़ियों को कहीं छुपा दिया है और पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला है, इसलिए हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी की गैंग उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और उससे उस लकड़ियों के बारे में पूछती है। लेकिन पुष्पा इसके बदले में उनसे 5 लाख रुपए मांगता है और हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी की गैंग भी मान जाती है और उसे 5 लाख रुपए दे देते हैं। और हम देख पाते हैं कि जिस वैन में उसे लेकर आए थे वो वापस से उसे उसी वैन में नहीं ले जाते, इसलिए हम देखते हैं कि पुष्पा तुरंत अपने लिए 5 लाख की एक लाल वैन खरीद लेता है। अब अगले सीन में हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं जो अपने आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी सारी लकड़ियां पुलिस पकड़ ले रही थी। तभी पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर इस तरीके से हम लकड़ियों को ले जाएंगे तो जिंदगी में कोई भी हमारी लकड़ियों को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी इस प्लान को मान लेते हैं और आगे हम देख पाते हैं कि कोंडा रेड्डी पुष्पा को स्मगलिंग का काम सौंप देता है और हम देखते हैं कि पुष्पा अब नए नए तरीकों से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है। कभी वो दूध के टैंक में लकड़ियों को भर के ले जाता था, कभी बारातियों के ट्रक में तो कभी एम्बुलेंस में, इसलिए उनकी लकड़ियां कभी भी नहीं पकड़ी जाती थी और इस तरह से वो सारे चेक पॉइंट पार कर लेते थे। अगले सीन में हम श्रीवल्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे देखते ही पुष्पा अपना दिल दे बैठता है और उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। वहीं श्रीवल्ली उनके ही साथ काम करने वाले एक मजदूर की बेटी थी। अब हम देखते हैं कि पुष्पा दिन भर श्रीवल्ली के पीछे लगा रहता था कि वो उसे एक बार पलटकर देख तो ले। इधर हम श्रीवल्ली को देखते हैं जो एक बार पुष्पा को पलटकर तक नहीं देखती। एक दिन ऐसे ही श्रीवल्ली और उसकी दोस्त फिल्म देखने के लिए जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि केशव उन्हें 1000 रुपए देते हैं और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें पुष्पा को एक बार पलटकर हंसकर देखना होगा। और हम देखते हैं कि श्रीवल्ली भी मान जाती है और वो ऐसा ही करती है। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो तुरंत ही श्रीवल्ली से बात करने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर श्रीवल्ली बता देती है कि उसे इसके बदले में 1000 रुपए मिले थे और अब हम देखते हैं कि पुष्पा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाकर केशव को बहुत ज्यादा पीटता है। अब अगले सीन में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मंगल चीनू और इसी के नीचे कोंडा रेड्डी की गैंग काम करती थी और हम देखते हैं कि वो आकर कोंडा रेड्डी से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपनी लकड़ियों को एक सुरक्षित जगह पर रखेगा और उन लकड़ियों की रक्षा के लिए उसे एक अच्छा बंदा चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी की नजर में सिर्फ एक ही इंसान था, वो था पुष्पा, इसलिए कोंडा रेड्डी ये जिम्मेदारी पुष्पा को सौंप देता है। आगे हम देखते हैं कि श्रीवल्ली के पिता और कुछ साथियों ने गोडाउन के माल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए पुलिस वहां पर रेड मारने वाली थी। इसलिए हम देखते हैं कि पुष्पा उस लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में बहा देता है। इधर केशव डैम के गेट के पास आकर गेट को बंद करवा देता है, इससे वो सारी लकड़ियां बहने से बच जाती है। अब जैसे ही गोडाउन में पुलिस आती है तो उन्हें वहां पर लकड़ियां नहीं मिलती। तभी पुष्पा कहता है कि पुष्पा और माल को एक साथ पकड़ना नामुमकिन है और यही हम देखते हैं कि सभी की नजरों में पुष्पा एक हीरो बन जाता है। अगले सीन में हम पुष्पा और कोंडा रेड्डी को आपस में डिस्कस करते हुए देखते हैं, जहां पर पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल चीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 टन लकड़ियों के हमें सिर्फ 25 लाख रुपए देता है, जबकि वो उन्हीं लकड़ियों को बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो कम से कम उसे हमें 50 लाख रुपए तो देना ही चाहिए। वहीं कोंडा रेड्डी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मंगल चीनू को कोई भी बात बुरी लगे, इसलिए तुम्हें उससे जाकर बात करो, जो भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा सीधे मंगल चीनू के यहाँ पहुँच जाता है और जाकर मंगल चीनू से कहता है कि आप इन लकड़ियों के हमें 50 लाख रुपए दो, वरना हम डायरेक्ट ही इन लकड़ियों को चेन्नई में भेज देंगे। लेकिन इसके जवाब में मंगल चीनू कहता है कि उन लकड़ियों को आगे पहुँचाने के लिए उसे 15 चेक पोस्ट को पार करना होता है, इसलिए उन्हें बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाना पड़ता है। इसलिए मंगल चीनू अपने रेट को बढ़ाने से इनकार कर देता है। तभी हम पुष्पा को देखते हैं जो उनके ही फोन से मुर्गन को कॉल करता है और उन्हें चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर करता है। तभी हम मंगल चीनू के लोगों को देखते हैं जो पुष्पा को मारने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उनकी ही धुलाई कर देता है। अब अगले सीन में हम पुष्पा को चेन्नई में देखते हैं, जहां वो मुर्गन से लाल चंदन की लकड़ियों का सौदा करता है और अब से वो डायरेक्ट ही मुर्गन को लकड़ियां बेचेगा। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करता है और कहता है कि अब से वो अपने माल को सीधे मुर्गन के पास ही बेचेंगे। हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन जब पुष्पा बताता है कि मंगल चीनू इसके बदले में हमें 25 लाख देता था, वहीं पर मुर्गन हमें 1 करोड़ देगा, इसलिए हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी भी मान जाता है।
अगले सीन में हम जॉली रेड्डी को देखते हैं जिसने श्रीवल्ली के फादर को पकड़ लिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि श्रीवल्ली के पिता ने ही वो इन्फॉर्मेशन को लीक किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो श्रीवल्ली को भी उठाकर ले आता है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ एक रात गुजारेगी तो वो उसके पिता को छोड़ देगा। लेकिन श्रीवल्ली ये बात जाकर पुष्पा को बता देती है और साथ ही साथ अपने प्यार का भी इजहार करती है, जिसके बाद पुष्पा सीधे जॉली रेड्डी के पास पहुंच जाता है, जहां जाकर वो उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है। पर जॉली रेड्डी उससे कहता है कि वो इसके बारे में अपने भाइयों को नहीं बताएगा बल्कि वो इसका बदला खुद लेगा। एक दिन ऐसे ही पुष्पा और केशव जॉली रेड्डी के साथ जो हुआ वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बातें कोंडा रेड्डी सुन लेता है जिसके बारे में पुष्पा और केशव को नहीं पता चलता। और हम देखते हैं कि वो एक दिन ऐसे ही कहीं जा रहे होते हैं तो कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोंडा रेड्डी को कोई इंसान गोली मार देता है और वो कोई और नहीं होता है बल्कि वो मंगल चीनू का साला होता है। और यही हम देखते हैं कि मूवी की सबसे बड़ी फाइट होती है, जहां हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल चीनू के साले को मार देता है और जक्का रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर होता है। अब क्योंकि मंगल चीनू का साला मर चुका था इसलिए हम देखते हैं कि वो आग बबूला हो जाता है और अगले ही दिन एमएलए से बैठक करवाता है, जहां पर पुष्पा बताता है कि ये सारी गलती मंगल चीनू की है। वो हमें इन लकड़ियों के बहुत कम पैसे देते थे जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। अगर मंगल चीनू मान जाता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि सिंडिकेट का लीडर अब पुष्पा को बना दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका बिजनेस आसमान छूने लगता है और अब पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब अगले सीन में हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो जाना माना एसपी होता है जिसने ऐसे कई क्रिमिनल्स को निपटाया होता है। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा की शादी का दिन भी आ जाता है और वो अपनी शादी का कार्ड और 1 करोड़ रुपए लेकर सीधे एसपी शेखावत के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पुष्पा की घनी बेइज्जती कर देता है और उसके फादर के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, इसलिए पुष्पा इस बेइज्जती को नहीं भूलता और हम देखते हैं कि वो शेखावत की हर एक बात मानता है, उसके आगे पीछे डोलता है जैसे वो शेखावत की कठपुतली हो। ये देखकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि पुष्पा इसके सामने कैसे झुक गया। लेकिन फाइनली अब शादी का दिन भी आ जाता है और जब दूल्हे को बुलाया जाता है तो दूल्हा वहाँ से गायब होता है। दूसरी तरफ हम पुष्पा और शेखावत को देखते हैं जो एक जगह बैठकर जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन यहीं पर कहानी पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और यहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा शेखावत को उसकी औकात दिखाता है और उसके सारे कपड़े निकाल देता है और साथ में खुद के भी, और उससे कहता है कि अगर मैं ऐसे ही बाहर चले जाऊं तो भी लोग मुझे पुष्पा भाव कहकर बुलाएंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे तो तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। जिससे शेखावत की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है और वो सीधे घर आता है जहाँ पर उसका कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने कुत्ते को ही मार देता है। इसके बाद वो पुष्पा के दिए हुए पैसों पर आग लगा देता है और बदले की आग में जलने लगता है। दूसरी तरफ हम श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आपको कल इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।